नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का ऐलान, ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा आज का दिन काफी अहम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े इलाके पर हमला करेंगे। यूएई पर हमले से ईरान को मिल रही मदद। ईरानी सेना की ट्रंप को चेतावनी, कहा शुरुआत आपने की, खत्म हम करेंगे। शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज की भी भारत में एंट्री, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके एलपीजी लेकर आए दोनों जहाज। वेस्ट एशिया में एयर ट्रैफिक पर संकट बरकरार, दुबई एयरपोर्ट पर फिलहाल विदेशी एयरलाइंस की लैंडिंग पर रोक, भारतीय उड़ानें भी प्रभावित। एयर स्पेस रिस्क पर पायलट एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। डिफेंस इंफ्रा एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद, आईटी एफएमसीजी शेयरों में दबाव। गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब, सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस ने डीजीसीए से समर शेड्यूल के लिए कम फ्लाइट्स की मंजूरी मांगी। उड़ानों में पिछले साल के मुकाबले 10% कटौती संभव। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान तय, टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट। भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच होगा मुकाबला। काबुल में हमले के दौरान अस्पताल को निशाना बनाने पर पाकिस्तान पर भड़का तालिबान, कहा अस्पताल में 400 निर्दोष नागरिकों की हत्या का इंतकाम लेगा तालिबान। भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की। देश में एलपीजी की किल्लत के बीच सरकार ने कहा है कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन इसकी पैनिक बुकिंग में कमी आई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पीएनजी पाइपलाइन कनेक्शंस लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी कल रात भारत पहुंच गया है। युद्ध से जुड़े सभी अपडेट्स को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं कि एलपीजी जहाज और इसकी सप्लाई, एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने आज क्या बताया? बिल्कुल, देखिए जो बड़े अपडेट्स हैं यही कि शिवालिक पहले ही पहुंच चुका था एलपीजी लेकर, और नंदा देवी कल शाम पहुंचा है, कल देर रात पहुंचा है, और दोनों जो शिप्स हैं उस पर से एलएनजी को ऑफलोड करने का काम चल रहा है, और जल्द ही उससे जो देश में सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ है वो किया जाएगा। बाकी जो सवाल पूछा गया कि बाकी और कितने भी जो शिप हैं या क्रूड या एलपीजी के वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उसके बारे में ये कहा गया था कि 24 टोटल हैं, उसमें से 2 ये आ चुके हैं, बाकी बचे 22 हैं। उनको भी ईरान से बातचीत करके सुरक्षित वापस लाने की कोशिश चल रही है। वापस यहां से आके कितने दोबारा गए हैं उन इलाकों में, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये अभी तक की स्थिति है, और क्रूड की सप्लाई लगातार चल रही, क्योंकि क्रूड की सप्लाई बाकी दूसरे इलाकों से, दूसरे देशों से भी हो रही है, लिहाजा जो क्रूड की सप्लाई है उसमें कोई कमी नहीं है, क्रूड भरपूर मात्रा में आ रहा है। जो कमी है वो एलपीजी को लेकर है, और एलपीजी की स्थिति देश में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसके हिसाब से चिंता बनी हुई है। लेकिन ये बताया गया कि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है एलपीजी का, उसके पास ड्राई आउट होने की सूचना नहीं है। प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं और वैकल्पिक ईंधन की बात हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अहमदाबाद में बायोगैस प्लांट कैसे लोगों को राहत दे रहा है। अहमदाबाद शहर के बीच निरमा यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा बायोगैस प्लांट है। कैंपस में काम कर रहे मजदूरों को इस प्लांट से फ्री गैस दी जाती है, और प्लांट से पैदा होने वाले प्राकृतिक उर्वरक को कैंपस की ग्रीनरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले साल जून महीने से हमारी कैपेसिटी 3800 स्टूडेंट की हो जाएगी। तो उसी टाइम पे ये गैस प्लांट भी छोटा पड़ेगा, तो हम प्लान एक्सपांड करेंगे। और कॉलोनी में उन लोगों को एक गैस, लाइटिंग एज वेल एज इसके खाने बनाने के लिए भी काम आता रहता है। अहमदाबाद शहर में शैक्षणिक संस्थान, फार्म हाउस समेत 10 जगह ऐसे प्लांट हैं। गाय का गोबर, बचा हुआ खाना, पेड़ के पत्ते, हरी सब्जी का वेस्ट, इन चीज़ों से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्यूटेन गैस बनती है।
SGVP संस्था में 85 CMD कैपेसिटी का प्लांट है जो रोजाना 15 kg की 3 सिलेंडर भर देता है। कई किलो शुद्ध उर्वरक अलग से बनता है। गुजरात सरकार हर प्लांट पर 75% सब्सिडी देती है। SGVP का भोजन इसी प्लांट से बन जाता है। इस SGVP कैंपस में पिछले 15 साल से ये बायोगैस प्लांट हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो यहाँ जो एक संत निवास है उसमें हर रोज 50 लोगों का भोजन बनता है 3 टाइम। तो उसमें से 30-35% उपलब्धि हमें बायोगैस की हो जाती है। तो इतना हमें स्वनिर्भर बायोगैस में भी गैस में भी है। 25 CMD प्लांट से आप रोज 1.5 सिलेंडर गैस और 25 किलो शुद्ध उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में ऐसे कई प्लांट मौजूद हैं जो आपदा में अवसर का काम कर रहे हैं। बायोगैस प्लांट की लागत तो आप कुछ ही महीनों में निकाल सकते हैं, बाद में शुद्ध मुनाफा ही है। अगर खेत खलियान से लेकर बड़ी बड़ी सोसाइटी में ऐसे प्लांट लगाए जाए तो शुद्ध एनर्जी का एक नया विकल्प भी मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। वेस्ट एशिया में हवाई यातायात पर संकट बरकरार है। दुबई एयरपोर्ट पर फिलहाल विदेशी एयरलाइंस की लैंडिंग पर रोक लगी हुई है। भारत में पायलट के एसोसिएशन ALPA इंडिया ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, वेस्ट एशिया में अभी भी हवाई यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। अगर दुबई एयरपोर्ट की बात करें, कल जिस तरह से टेम्पररी सस्पेंशन हुआ था उसके बाद अब यातायात शुरू तो हो गया है, लेकिन तमाम जो फॉरेन एयरलाइंस हैं उनकी लैंडिंग पर रोक लगाई गई है। जिसके बाद भारतीय एयरलाइंस जिसमें कि एयर इंडिया, इंडिगो और इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं, इन सब ने घोषणा की है कि फिलहाल वो दुबई के लिए कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही है। इसी बीच अगर ओमान एयर की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह का संकट इस वक्त दिख रहा है उसके मद्देनजर उन्होंने 9 डेस्टिनेशंस पर अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। वहीं भारत में जो पायलट एसोसिएशन है एल्पा, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने पायलट्स को चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स से बचें। उन्होंने खासतौर पे मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसको लेकर चेतावनी जारी की है। ये भी कहा है कि जिस तरीके का संकट है उसमें जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है, वो भी उस पर भी जोखिम लगा हुआ है। तो इसलिए पायलटों को सलाह दी है कि जो तमाम नोटम इशू होते हैं या जो ब्रीफिंग होती है उसकी पहले जांच की और खास तौर पे जितना हो सके इस क्षेत्र में ट्रैवल करने से बचें। अमेरिका और ईरान में जंग के बीच जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसे देखकर इस युद्ध का अंत नजदीक तो नहीं लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज का दिन काफी अहम है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े इलाके पर हमला करेगा। इधर ईरान ने भी अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान की सेना की ओर से कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की है, लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। इस बीच इजराइल ने हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत का दावा किया है। इन बयानों का क्या मतलब है, युद्ध से जुड़ा हर अपडेट बता रही है हमारी सहयोगी अरुणिमा। 3 हफ्ते हो चुके हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीड की जा रही ये लड़ाई में यूएस थोड़ा सा बैकफुट पर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इसमें बाकी देशों को भी साथ आना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साथ मिलकर उसको ऑपरेशनल बनाना चाहिए। बट अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी शायद नहीं था। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी जानकारी ना मिली हो कि ईरान को अगर इस तरीके से अटैक किया गया तो साथ ही जो खाड़ी देश है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी निशाना बना सकता है ईरान, जो कि वो इस वक्त कर रहा है। मुश्तबा खमीनी के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी जानकारी इस वक्त नहीं है कि वो जीवित है या नहीं। तो क्या इसका ये अनुमान लगाया जाए कि अमेरिका इस वक्त इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से ईरान से उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ ये हाईलाइट करना भी ज़रूरी है कि आज ही ईरान के लोकल न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि 10 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है। ये विदेशी नागरिक हैं और इनको स्पाइंग के आरोप में ईरान ने गिरफ्तार किया है। और पिछले कुछ दिनों में करीब 100 से ज़्यादा लोग स्पाइंग के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं ईरान में। तो क्या इसका असर सीधे इंटेलिजेंस गैदरिंग पे पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर आप रशिया का देखें इन्वॉल्वमेंट, तो रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो लड़ाई थी ये गैर वाजिब थी, अनप्रोवोक्ड
थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस लड़ाई को शुरू करने की। ईरान ने भी अपने पैर जो हैं वो ज़मीन पे गड़ा दिए हैं। इस वक्त ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये लड़ाई अमेरिका की तरफ से शुरुआत की गई है इसकी और उन्हीं को ख़त्म करना पड़ेगा। ये लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं, बैटलफील्ड पर लड़ी जाएगी। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अली लरिजानी, जो कि ईरान के पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे, उनके सिक्योरिटी के चीफ थे, उनकी मौत की खबर आ रही है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से। इजराइल की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कल रात इजराइल की तरफ से ईरान में जो हमले किए गए उसमें अली लरिजानी की भी मौत हो गई है। ईरान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्लेम सही है तो ईरान को एक बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि अली लरिजानी जो है वो उनके एस्टैब्लिशमेंट में काफ़ी ऊपर के एक हुक्मरान माने जाते थे। उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को लीड करते थे, उनके सिक्योरिटी चीफ थे, और जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे थे इस वॉर के शुरू होने से पहले, उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत से अपील की है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि दुनिया को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने खासतौर से भारत से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हालिया समय में विदेश मंत्री जयशंकर की ईरानी नेताओं से बातचीत हुई है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत सच में इसमें शामिल हो सकता है तो ये काफ़ी बेहतर होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया लगता है बारूद की ढेर पर है। ईरान से अफगानिस्तान तक युद्ध से लहूलुहान है। ऐसे में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कह दिया है कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा, शांति के लिए युद्ध। देखिए जरूर शाम 7:57 पर। यूएस इजराइल और ईरान जंग का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ने का अनुमान है, लेकिन इस संकट में भारत की भूमिका एक गेम चेंजर वाली हो सकती है, कहना है एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा का। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी देशों से अच्छे रिश्ते रहने से भारत को लंबी अवधि में अच्छा फायदा मिलेगा। इसमें भारत का रोल क्या है? क्या हम युद्ध रोकने में कुछ भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, भारत मुझे लग रहा है कि इस जंग में बहुत अच्छा रोल हम प्ले कर सकते हैं। अमेरिका से हमारी मित्रता है, रशिया से हमारी मित्रता है, भले ही दोनों दुश्मन हैं। इजराइल से हमारी मित्रता है, ईरान से हमारी मित्रता है, वो दोनों दुश्मन हैं। मोदी जी वो एक लीडर हैं और भारत एक देश है जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत है, और एक अगर मीडिएटिंग टेबल में लेके आना है वो शायद सबको ला पाएंगे। और अगर ये होता है, मुझे नहीं मालूम क्या टर्म्स होंगे डील के, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं वापस वहीं आता हूँ, बॉक्स नंबर 4 में हमें आना ही पड़ेगा, तभी ये वर्ल्ड पीस होगी। अगर ये लॉन्ग टर्म पीस होती है तो क्या होगा ना, दुनिया में जो तेल की ओवर सप्लाई ऑलरेडी पहले आ गई थी, बिफोर दिस लड़ाई ओवर सप्लाई बढ़ जाएगी। दो चीज़ होगी, वेनेजुएला का बहुत सारा तेल अटका हुआ था, वो नहीं यूज़ कर पा रहे थे, उनका हेवी क्रूड अब अमेरिकन रिफाइनरीज यूज़ करना शुरू कर दी, एक्स्ट्रा तेल बाजार में आएगा। ईरान का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी बाजार में आएगा। सो तेल मुझे लग रहा है, मैं कमोडिटी एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन लड़ाई के पहले अगर 55 से $65 था, अगर पीस आती है और ज़्यादा सप्लाई दुनिया में तेल की आ जाती है, तेल $50 के नीचे चला जाएगा, जो स्ट्रक्चरली भारत के लिए बहुत अच्छा है। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही कंचन नौटियाल।
तो देखिए हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज के सत्र में काफी ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार आखिरी तक आते आते रिकवर होते हुए बंद हुआ है। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे जैसे कि निफ्टी बैंक में करीबन 1% की बढ़त देखने को मिली है। वही हाल निफ्टी का मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में सेंसेक्स में भी लगभग 1% की जो तेजी है वो देखने को मिली है। अब अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो रुझान यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का दिखाई दिया है। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं, एफएमसीजी और निफ्टी आईटी, जहां पे एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में आप देखिए कि बढ़त के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो की बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स करीब 2% के यहाँ पे देखने को मिले हैं। डिफेंस में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट रियलिटी में भी अच्छा खासा जो रुझान है वो आज के सत्र में देखा गया है। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में इटर्नल में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे ब्लॉक्स भी हुए हैं काफी सारे, और इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे इटर्नल के कंपैरिजन में जो स्विगी है वो थोड़ा सा दबाव में बताया गया है। इटर्नल को इन्होंने अपनी जो टॉप प्रायोरिटी पिक है वो माना है। टाटा स्टील में अच्छी तेजी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी अच्छे गेन्स थे और आज भी अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं, और एचडीएफसी लाइफ भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर और सिप्ला में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि जो आईटी पैक है, एफएमसीजी पैक है, यहाँ तो प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि फार्मा पैक में भी एक जो गिरावट है वो बनती हुई दिखाई दी है। ड्यू टू जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसका सीधा डोमिनो इफेक्ट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिली है। नाल्को, सेल, टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के जो गेन्स हैं वो अच्छे खासे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो स्पेस की, तो हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा था कि गिरावट थी, लेकिन वापस से ऑटो स्पेस में एक रिवाइवल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद भारत फॉर्ज, एक्साइड इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो दूसरा दिन है जहां पे हमने एक ग्रीन क्लोजिंग दिखाई है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस ने डीजीसीए से समर शेड्यूल के लिए कम फ्लाइट्स की मंजूरी मांगी है। पूरी खबर बता रहे हैं रोहन सिंह। पिछले कुछ सालों में शायद ये पहली बार होने जा रहा है कि जब समर में एयरलाइंस की तरफ से कम रूट्स की मांग की गई है, कम कैपेसिटी की बात की गई है, क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा था कि हर साल लगातार जो समर शेड्यूल में जो फ्लाइट्स की संख्या है, रूट्स की संख्या है, वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इस बार जो सूत्र हमें बता रहे हैं, समर शेड्यूल के लिए एयरलाइंस ने कम रूट्स मांगे हैं, और जो समर शेड्यूल फाइनलाइज किया गया है डीजीसीए की तरफ से, जिसकी घोषणा अगले 1-2 हफ्ते के अंदर की जाएगी, उसमें पिछले साल के मुकाबले 10% कम फ्लाइट्स को अप्रूव किया गया है। और इसके पीछे 2 कारण मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक तो इस बार जब समर शेड्यूल के लिए मांगा जा रहा था एयरलाइंस की तरफ से, तो उन्हें कहा था कि आप एफटीटीएल इंप्लीमेंटेशन को अकाउंट करके ही आप अपनी तरफ से मांग दें, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बहुत सारे एयर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसकी वजह से भी कई एयरलाइंस ने अपनी कुछ फ्लाइट्स को कम की हैं। पिछले समर शेड्यूल में अगर आप देखें 25,600 फ्लाइट्स, वीकली फ्लाइट्स अप्रूव की गई थी। इस बार जो संभावना है 23,000 के आसपास वीकली फ्लाइट अप्रूव की जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि अभी हाल में ही तमाम एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज भी लगा दिए हैं, एटीएफ प्राइसेस भी अप हो रहे हैं। तो इन सबको अगर अकाउंट किया जाए, इन सबको अगर एक साथ देखा जाए, कैपेसिटी कम हो रही है, तो समर में जो फेयर्स हैं वो बढ़ने बहुत लाजमी लग रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का बड़े बदलावों के साथ तीसरा फेज जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिवाइज स्कीम में 21 साल की बजाय 18 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वहीं स्टाइपेंड को बढ़ाकर 6,000 रुपये से 9,000 रुपये करने के साथ ही इंटर्नशिप के ड्यूरेशन को भी घटाने का प्रस्ताव आने वाला है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम जब बजट 2024 में ऐलान किया गया था और अक्टूबर से जब इसको लागू किया गया, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर जो यूथ हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन पहले और दूसरे फेज में रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, लिहाजा सरकार ने अब इसको रिवाइज करने का फैसला किया है। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पीएम इंटर्नशिप में जो बड़े बदलाव होंगे, उसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा कि जो स्टाइपेंड अभी प्रति महीने मिलता था वो 6,000 रुपये प्रति महीने था, उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। जो
इंटर्नशिप की ड्यूरेशन थी वो अभी पूरे 12 महीने की चलती थी, उसको अब घटाकर 6 महीने और कुछ में 9 महीने कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। और तीसरी जो एंट्री एज थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था यूथ के जो कैंडिडेट्स के अप्लाई करने को लेकर, पहले ये 21 से 24 साल हुआ करता था, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि कई सारे इसमें कैंडिडेट्स जो हैं, जो इच्छुक लोग हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, लिहाजा इसको अब 18 से लेकर 25 साल तक उम्र कर दी गई है। यानी कि इतने के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यूथ हैं, वो पीएम इंटर्नशिप स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव के साथ जल्द ही इसको नोटिफाई किया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यहां रुकते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने काबुल के रिहैब सेंटर को टारगेट किया, जहां नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज़्यादा घायल हैं। अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया है और बदला लेने की बात कही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। काबुल में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद काबुल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल के बाहर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। रमजान के पाक महीने में हुए इस हमले ने इंसानियत पर बहुत गहरा दाग दिया है। काबुल में हुए इस हमले ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। अफगान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से लगातार अफगान नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान भले ही आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन काबुल की तस्वीरें उसके इस शर्मनाक हरकत का सच बयां कर रही है। काबुल के मलबे में सिर्फ इमारतें नहीं गिरी, बल्कि इंसानियत भी दब गई है। रमजान के महीने में अस्पताल पर हुआ ये हमला जंग नहीं, बल्कि एक साफ जुर्म बनकर सामने आया है। काबुल के जख्म गहरे हैं और अफगानिस्तान की नजर अब इस पर है कि इस खून खराबे पर कौन खामोश रहता है, कौन उसका साथ देता है, क्योंकि इस बार खामोशी भी किसी अपराध से कम नहीं होगी। भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की है। भारत ने काबुल पर हमले को पाकिस्तान की कायरता बताया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में नरसंहार किया है। पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में नापाक हरकत की है। भारत ने कहा कि वो अफगानिस्तान की जनता के साथ है। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां एक्शन में आ गई हैं। कल बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। आज टीएमसी ने भी 291 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मौजूदा सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से होगा। यानी भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। वहीं टीएमसी ने नंदीग्राम से ममता की जगह सुवेंदु के करीबी पवित्र कर को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। खास बात यह है कि पार्टी ने युवाओं और महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए हैं। रेनो डस्टर का नया मॉडल आज भारत में लॉन्च हो गया। इससे एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की उम्मीद है। नई डस्टर को 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है।
कंपनी जल्द ही इसमें 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी लाने की योजना बना रही है। इससे गाड़ी की माइलेज और बेहतर होगा। नई डस्टर की शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,29,000 रुपये रखी गई है, जो इसे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाती है। फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और अडास जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसका डिज़ाइन पहले से ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर है। सेफ्टी के लिहाज से भी कई नई डस्टर में एडवांस सुरक्षा फीचर्स और बेहतर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि ये एसयूवी सीधे हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी लोकप्रिय गाड़ियों को टक्कर देगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।